एवरीवन। आज हम एनर्जी एक्सचेंज एंड इफ़ेक्ट ऑफ कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ऊर्जा का विनिमय होता है और उसका जो हमारा कपलिंग है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और साथ में हम एन कपल्ड ऑसिलेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऊर्जा विनिमय तथा युग्मन का प्रभाव या एनर्जी एक्सचेंज एंड इफ़ेक्ट ऑफ कपलिंग। जैसा कि हमें शुरू में पता है, हमने क्या किया था, एक स्प्रिंग ली थी, एक तरफ हमने P1 लगाया था वेट, एक तरफ P2 ली थी। P1 P2 के जो P1 है एक तरफ था, P2 दूसरी तरफ था, और उसको फिर हमने एक रिजिड सपोर्ट से लगा दिया था। तो उस तरह का अगर कोई युग्मित निकाय है तो उसके दोलक P1 को कुछ विस्थापन कर दें और P1 का कंपन आयाम समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कम हो रहा है, लेकिन जो P2 उस स्प्रिंग से दूसरी तरफ जो जुड़ा हुआ है हम देखते हैं कि उसके अंदर थोड़े थोड़े कंपन प्रारंभ हो जाते हैं तथा आयाम जो है कंपन का P2 में वो समय के साथ बढ़ता रहता है और कुछ देर के बाद क्षण भर के लिए P1 हमारा स्थिर हो जाता है और जो P2 है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो P2 है उसका जो आयाम है वो जो प्रारंभिक आयाम होता है P1 के उसके बराबर। इस प्रकार प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो प्राप्त हो जाती है हमें। तो अब जो पहले P1 जो ऑसिलेट कर रहा था वो तो रुक गया, और अब ये जो स्प्रिंग से दूसरी तरफ जो हमारा मास लग रहा है P2, ये ऑसिलेट करने लगेगा। समय में और वृद्धि होने पर P2 का जो है वो धीरे धीरे P2 पे इसका आयाम कम होता जाएगा और P1 पे फिर आयाम बढ़ना लेता है और रखता रहेगा जब तक कि प्रारंभिक स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती। यदि ऊर्जा की हानि नहीं हो तो यह क्रम लगातार चलता रहेगा और ऊर्जा का विनिमय P1 से P2 तथा P2 से P1 में लगातार होता रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक रिजिड सपोर्ट है, उस पर दो डोरियां लटकी हुई है, उन दोनों डोरियों पे स्प्रिंग के थ्रू हमने P1 और P2 दो मास लगाए हैं, और अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें से अगर एक को डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं P1 को तो P1 में ऑसिलेशन स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे P1 में ऑसिलेशन स्टार्ट कम होने शुरू होते हैं P2 ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, उधर ऑसिलेशन बढ़ते हैं। P1 में जब 0 हो जाता है तो P2 का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। उसके बाद धीरे धीरे P2 के ऑसिलेशंस कम होने लगते हैं, इसका आयाम घटने लगता है, और जब P2 का आयाम 0 हो जाता है तो P1 का आयाम उस टाइम मैक्सिमम होता है। तो हमेशा ये एनर्जी का एक्सचेंज P1 से P2 तक होता रहेगा अगर इसमें हम कहते हैं कि ऊर्जा की हानि किसी तरह की नहीं हो। ऊर्जा की हानि होगी तो इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऊर्जा की हानि नहीं हो ये एक आइडियल कंडीशन होती है, जबकि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एयर का रेजिस्टेंस हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। हवा माध्यम में एयर का रेजिस्टेंस होगा, इसलिए धीरे धीरे इनकी ऊर्जा में ह्रास होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो एक पीरियड है पूरा, वो एक पीरियड बीट कहलाता है या विस्पंद कहलाता है। यदि P1 तथा P2 के द्रव्यमान समान है तो उपरोक्त विवेचन के अनुसार ऊर्जा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। यदि P1 की कुल ऊर्जा P2 में स्थानांतरित हो जाती है, वह वापस P2 की ऊर्जा P1 में चली जाती है। यदि उनके द्रव्यमान भिन्न है तो ऊर्जा विनिमय पूर्ण नहीं होता है। तो इस ऊर्जा विनिमय पूरी तरह से पूर्ण हो उसके लिए एसेंशियल है कि जो P1 और P2 है हमारे, इनके दोनों के जो मास हैं, द्रव्यमान है, वो हमेशा बराबर होने चाहिए। यदि उनके द्रव्यमान भिन्न है तो ऊर्जा का विनिमय पूर्ण नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होती पूरी तरह से, अर्थात P1 का आयाम कभी भी पूर्णतया शून्य नहीं हो पाता। जबकि अभी हमने आइडियल केस में क्या पढ़ा था कि जब P1 0 है तो P2 मैक्सिमम है, जब P2 0 है तो P1 मैक्सिमम है। तो ऊर्जा का पूरी तरह से विनिमय हो रहा था P1 से P2 में और P2 से P1 में। अब समीकरण जो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर के जो इक्वेशन है 12 और 13 उनको रीराइट कर रहे हैं और इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो x1 था हमारे पास 2a cos ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 इंटू टी कॉस ऑफ ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू टी अपॉन 2, और इन दोनों को हम फॉर्मूले से कनेक्ट करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा am लिखा है मैंने 2a को, जो इसका आयाम है उसको हमने am से किया, और ये हो गया कॉस ऑफ ओमेगा mt कॉस ऑफ ओमेगा बार टी, जहाँ पे ओमेगा एम है हाफ ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ओमेगा बार है हाफ ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और ए एम है आपका 2a के बराबर। इसी तरह x2 जो दूसरी इक्वेशन है 2a साइन ऑफ हाफ ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी
साइन ऑफ हाफ ऑफ ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू टी। इसको भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हमने AM ओमेगा M और ओमेगा बार के रूप में इस इक्वेशन को भी लिख दी। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि दोलक P1 की जो प्रारंभिक ऊर्जा है जो कि एट टी इज इक्वल टू 0 ई थी, यदि युग्मन दुर्बल है अर्थात K का मान अत्यल्प है तो कुल दी गई ऊर्जा अन्य स्थानों पर P1 व P2 दोलकों में विभाजित हो जाएगी। और इसके लिए हम जो इक्वेशन है एनर्जी की, वो एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं। E1 जो है आपका P1 के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है ऑफ एम ओमेगा डैश स्क्वायर AM कॉस ऑफ ओमेगा M इंटू टी का होल स्क्वायर होगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ M ओमेगा डैश स्क्वायर AM स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा M इंटू टी और हाफ ऑफ E इसको फॉर्मूले से चेंज किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा M इंटू टी। और यहाँ पे हमने हाफ ऑफ M ओमेगा बार स्क्वायर A स्क्वायर M को लिखा है E के बराबर। इक्वेशन हो गई हमारे पास हाफ ऑफ E 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी के बराबर। इसी प्रकार E2 के लिए अगर लेंगे हम तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 था पहले, अब ये हो जाएगी इक्वेशन चेंज होकर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास E2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ E 1 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी के बराबर होगा। अब टोटल एनर्जी के लिए E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो ये हो गया हाफ ऑफ M ओमेगा बार स्क्वायर AM स्क्वायर के बराबर। अतः T इज इक्वल टू 0 पर E1 इज इक्वल टू E होगा, वह E2 इज इक्वल टू 0 होगा। E2 इज इक्वल टू 0 में वृद्धि होने पर E1 घटता है और E2 बढ़ता है। जब तक E1 का न्यूनतम मान 0 तक नहीं पहुंच जाता वह E2 अधिकतम मान E प्राप्त नहीं कर लेता। इसके पश्चात E2 का घटना और E1 का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है जब तक कि प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार ऊर्जा विनिमय चक्र जो है वो चक्र का आवर्तकाल होगा, क्योंकि ये सेम टाइम के बाद ये वापस रिपीट हो रही है। तो इसका आवर्तकाल हो गया हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जो कि इस प्रक्रम का विस्पंद काल होगा, जिसमें कि एक बीट बनेगा, एक चक्र पूरा होगा। एक बार में मैक्सिमम वापस ये मिनिमम पे आएगा और विस्पंद आवृत्ति हो जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2T के बराबर। ऊर्जा विनिमय के चक्र का आवर्तकाल तथा विस्पंद आवृत्ति पर निर्भर होता है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मान दोलकों के मध्य युग्मन पर आश्रित होता है। दुर्बल युग्मन हो या K का मान कम हो तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाता है ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 स्क्वायर इज टू हाफ माइनस ओमेगा 0। और जब इसको अपन ने सॉल्व किया तो ओमेगा 0 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 के M ओमेगा 0 स्क्वायर इज टू हाफ माइनस 1 और ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 के M 2M, इसको सीरीज से खोल दिया, रेज टू हाफ ये कम है टर्म, तो इसको सीरीज से ओपन किया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ओमेगा 1 से 1 ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बचेगा कि जो टोटल वैल्यू है हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की, वो आ जाएगी K अपॉन M ओमेगा 0 के बराबर। K अपॉन M ओमेगा 0 के बराबर आ गई तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है अतः ऊर्जा का जो विनिमय काल है या आवर्त काल है, एक्सचेंज जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, दैट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/K। युग्मन प्रबल होने पर कुल ऊर्जा E दोलकों के साथ साथ युग्मन तंत्र में विभाजित होती है। K के अधिक मानों के लिए सामान्य विधाओं की आवृत्तियों को अधिक करना होगा और उससे विनिमय की आवृत्ति भी अधिक बढ़ेगी। अब एक हम अलग केस लेते हैं कि अगर इस तरह से कपल्ड ऑसिलेटर में ये तो 2 थे, अब इस तरह से हम कह रहे हैं कि अगर इसमें बहुत सारे n युग्मित दोलन हो, समान द्रव्यमान के कणों के भांति प्रत्यास्थ डोरी से युग्मित दोलन है, तो उसमें किस तरह से सारे मोशन होंगे और किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे n कपल्ड ऑसिलेटर्स और कपल्ड ऑसिलेटर्स ऑफ एन इलास्टिक लोडेड स्प्रिंग।
हम जानते हैं कि दो दोलकों के युग्मन से युग्मित दोलन की गति के बारे में पहले से अभी पढ़ा है हमने। इस प्रकार की युग्मित दोलन का दोलन अनुदैर्ध्य दोलन है। अभी हमने क्या कहा, स्प्रिंग से लगाया, तो ये मोशन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन से, क्योंकि दोनों दोलकों के लोलक जो हैं की गति उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। यदि किसी निकाय में कणों की गति उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो तो उन कंपनों को हम अनुप्रस्थ दोलन कहते हैं। इस प्रकार के कंपनों की गति का भी उपरोक्त प्रकार के विश्लेषण किया जा सकता है। हमें उदाहरण के लिए किसी प्रत्यास्थ डोरी से समान दूरी पर जुड़े बहुत सारे समान द्रव्यमान के कण दोलन जो करेंगे, वो उनमें जो दोलन का होगा वो दोलन होगा उनका अनुप्रस्थ दोलन होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना एक लचीली डोरी, कोई भी आपकी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है जिसका द्रव्यमान नगण्य है, उससे समान द्रव्यमान m के n कण समान दूरी a पर एक डोरी के लंबाई के अनुदिश जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र में है। बराबर डिस्टेंस पे बहुत सारे कण हैं, 1 2 3 4 से लेके n तक। ये इस तरह से n कण है और हर एक का द्रव्यमान m है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा a है। तो ये बढ़ता जाएगा 2a 3a 4a, इस तरह से अगर जुड़े हैं तो अब इसमें हम किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। डोरी के सिरे दो स्थिर बिंदुओं x = 0 तथा x = L पर स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दोनों जो रिजिड है तो यहाँ पे तो L 0 है और मैक्सिमम जो इसकी लेंथ हो सकती है दोनों रिजिड सपोर्ट्स के बीच में ये हो जाएगी आपकी कैपिटल L के बराबर। अब हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, विभिन्न कणों को 1 से n की संख्या में अंकित किया गया है तथा इनकी दूरी नियत बिंदु x = 0 से क्रमशः बढ़ती जा रही है। a 2a 3a लेके n-1 तथा na होगी। डोरी के सभी बिंदुओं पर नियत तनाव कार्य करता है। माना इसका मान t है। कणों की डोरी के लंबवत दिशा में हम इसको अल्प तरीके से विस्थापित करते हैं तथा इसके तनाव में नगण्य वृद्धि होती है, परंतु एक परिणामी प्रत्यास्थ बल जो है वो इस पे लगता है और कणों में कंपन गति शुरू हो जाती है। डोरी से जुड़े कणों के विस्थापन को हमने जो ये है अब जो बता रही हूँ मैं आपको, इस चित्र में प्रदर्शित किया है। यहाँ पे क्या किया है, हमने दो पार्टिकल लिए हैं अलग अलग, एक लिया है p-1, एक लिया है p+b, ये p × अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमने इसको इस डोरी में हमने क्या किया कि एक बार इस डोरी को खींच के छोड़ दिया, तो अब इसके अंदर ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे और अब हम इससे गति का समीकरण इससे द्वारा निकालेंगे। डोरी से जुड़े द्रव्यमान कणों में से हम pth कण तथा उस ये बीच वाला pth कण है तथा उस कणों के p+1 और p-1 कण पर विचार करते हैं। माना इन कणों का उनकी साम्यावस्था से विस्थापन बीच वाले का yp है, जो p-1 है उसका yp-1 और जो p+1 है उसका yp+1 है। तो pth कण डोरी के अनुदिश x दिशा में इसका परिणामी बल कितना हो जाएगा, x दिशा में कौन सा हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि हो जाएगा t cos of alpha p minus t cos of alpha p-1 which is equal to 0 नियरली, क्योंकि अल्फा p तथा अल्फा p-1 बहुत छोटे हैं तो cos 0 1 हो जाएगा। तो इन दोनों में वैल्यूज़ रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0 के बराबर। pth कण पर y दिशा में परिणामी बल अगर निकालें, y दिशा में कंपोनेंट क्या होता है साइन थीटा की टर्म्स में, तो fp हो जाएगा -t साइन ऑफ अल्फा p-1 प्लस t साइन ऑफ अल्फा p। विस्थापन y का मान दूरी a की तुलना में अत्यल्प होने से टेंजेंट अल्फा कितना हो जाएगा साइन अल्फा, और टेंजेंट अल्फा p-1 इज नियरली इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा p-1। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा अगर यह साइन अल्फा जो इक्वेशन है 1, इसके अंदर मैं साइन अल्फा p को टेंजेंट अल्फा p-1 और साइन अल्फा p को टेंजेंट p रख दूँ और वहाँ से टेंजेंट अल्फा की टर्म्स में इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू yp+1 माइनस yp/a। इसी तरह से टेंजेंट अल्फा p-1 हो जाएगा yp - yp-1 इंटू a के बराबर।
इसलिए समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स है F ये हो जाएगा माइनस टी टेंजेंट ऑफ एल्फा पी माइनस 1 प्लस टी टेंजेंट ऑफ एल्फा पी, जिसको समीकरण 3 से हमने प्रदर्शित किया है। अब हमें टेंजेंट एल्फा और इनकी वैल्यूज़ पता है, वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे। अभी निकालिए इक्वेशन 2 से, तो माइनस टी अपॉन ए वाई पी माइनस 1 प्लस टी अपॉन ए वाई पी प्लस 1 माइनस वाई पी के बराबर होगा, और टी अपॉन ए वाई पी प्लस वाई पी माइनस 1 माइनस 2 वाई पी, जो कि समीकरण 4 से प्रदर्शित गया है। और ये प्रदर्शित इक्वेशन जो है वो न्यूटन के नियम के पीवें कण का समीकरण होगा। न्यूटन के नियम से अगर पीएथ अगर हमारे पास है तो ये हो जाएगा हमारे पास कि जो टोटल फोर्स है वो पीएथ पार्टिकल पे, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब न्यूटन के नियम से पीवे कण के गति का समीकरण होगा, अभी निकल m d2p वाई पी डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई ए वाई पी प्लस 1 प्लस वाई पी माइनस 1 माइनस 2 वाई पी, या डी टू वाई पी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम ए वाई पी प्लस 1 प्लस वाई पी माइनस 1 माइनस 2। समीकरण 5 पीएथ कण के गति का समीकरण होगा। इसी प्रकार जो समीकरण 5 है वो भी समीकरण 5 भी के आधार पर हम दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं, जो कि p माइनस 1 या p प्लस 1 के टर्म्स में आ जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें n अवकल समीकरणों का सेट प्राप्त हो जाएगा, और डोरी की कुल लंबाई जो हमारे पास l है वो n प्लस 1 इंटू ए पर विस्थापन शून्य होना चाहिए। इसलिए फिर हम यहाँ से ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि अगर टोटल विस्थापन जो लास्ट में है वो टोटल शून्य होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी इस केस में कि जो y0 है हमारे पास, y0 है वो हो जाएगा 0 के बराबर, तथा yn प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा।